हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में मैं शबो खान स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम यूजीसी नेट में जो संकलित कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, आप यह ना समझे कि सिर्फ यूजीसी नेट के लिए ही यह महत्वपूर्ण है या उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो हिंदी साहित्य के लिए एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ भी हिंदी साहित्य आता है उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें हम इसके जो हैं चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे और इस कहानी को सिर्फ हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। चलते आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अगर आपने आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में साइड में बने बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो वो आप तक पहुंचे। चलते बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कहानी का जो संक्षिप्त विवरण है वो आपको बताना चाहूँगी ताकि आप कहानी पढ़ते समय वो चित्रात्मक शैली आपके मस्तिष्क में चित्र बनते रहें धीरे धीरे। वो यह कहानी जो है चंद्रदेव से मेरी बातें, यह 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है और यह पत्रात्मक शैली में लिखी व्यंग्यात्मक कहानी है। और व्यंग्य किस में किया गया है, किस पर? लॉर्ड कर्जन पर। व्यंग्य किस पर किया गया है? लॉर्ड कर्जन की जो नीतियाँ थीं उन सभी नीतियों पर इसमें व्यंग्य किया गया है। और इसमें दो पात्र हैं, एक पात्र तो स्वयं लेखिका है, लेखिका मतलब राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला, और एक है चंद्रदेव। इसमें दो पात्र हैं, लेखिका और चंद्रदेव। इसमें कांग्रेस के शासन के फलस्वरूप शोषणवादी जो नीतियां थीं और उसमें व्यवस्थाएं जो थीं, औद्योगिक क्रांति के कारण आए परिवर्तनों और उनके दुष्परिणाम थे उन पे, विज्ञान को लेकर, वैज्ञानिक चीज़ें जो थीं वो तो ठीक है, लेकिन उन वैज्ञानिक चीज़ों को लेकर या उनके परिणाम जो दुष्परिणाम पड़ रहे थे उन पर भी व्यंग्य किया गया है। औद्योगिक क्रांति तो ठीक है, लेकिन उसके फलस्वरूप उसकी आड़ में जो दुष्परिणाम हो रहे थे, जो शोषणवादी नीतियां हो रही थी, जो घोटाले हो रहे थे, उन सभी चीज़ों पर क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। और व्यंग्य किसके माध्यम से किया गया है? लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर व्यंग्य किया गया और उसको आधार किसे बनाया गया है? चंद्रदेव को उसका आधार बनाया गया है, ये ध्यान रखें आप। और यह शिव शंभू के चिट्ठे, बालमुकुंद गुप्त की जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं, उस निबंध, शिव शंभू का जो चिट्ठा है वो निबंध है, वो जो उसकी शैली है वह निबंध है। उस शैली को आधार बनाकर इस कहानी उस शैली का आधार जो है ना, इस कहानी पर उसका प्रभाव पड़ता है। चंद्रदेव से मेरी बातों का प्रभाव जो है शिव शंभू के चिट्ठे के आधार पर ये कहानी है, उसका प्रभाव पड़ता है। ये भी ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखें। इसके अलावा इसमें कुपोषण के शिकार बच्चों की स्थिति की ओर भी संकेत किया गया है। सरकारी नौकरियों के नाम पर जो सुख भोगने की प्रवृत्ति है उस पर व्यंग्य किया गया है लॉर्ड कर्जन की नीतियों के माध्यम से। चलते हैं अब इसका सार। आशा मुझे आप सभी समझ गए होंगे, यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है, ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, छोटी कहानी है, तो आसानी से आपको समझ आ जाएगी। इसमें जो शब्द है, इसमें थोड़े से तत्सम शब्द, हिंदी शब्द और संस्कृत निष्ठ शब्द और संस्कृत हिंदी के जो तत्सम शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया गया है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये हिंदी के तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द है, ईजी है, ज़्यादा कठिन इसकी शब्दावली नहीं है, तो आसानी से ये समझ आ जाएगी। चलते हैं इसके मुख्य जो बिंदु हैं इसके कहानी के, पहले उनको देख लेते हैं, फिर आगे हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में, पहल किसमें? निबंध के रूप में 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे कई पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वैष्णव जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं, एक निबंध है। किसने कहा है ये? लक्ष्मी सागर वैष्णव जी ने यह कहा है कि यह जो कहानी है, कहानी नहीं है, चंद्रदेव से मेरी बातें, यह एक निबंध है। ध्यान रखें इसको आप। यह पत्रात्मक शैली में, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है।
यह पत्रात्मक शैली में लिखी कहानी है। पत्रात्मक मतलब पत्र के द्वारा चंद्रदेव को संदेश दिया गया। पत्रात्मक शैली एक संवादात्मक शैली होती है, ऐसे ही यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी है। ध्यान रखें, पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे, यहाँ शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ें यही एग्जाम में पूछी जाएंगी। इस पर यह पत्रात्मक शैली है और इस पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव है। बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। अर्थनीति और राजनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया है इसमें। अर्थनीति और राजनीति जो तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है, उनकी अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को उसकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। तो व्यंग्यात्मक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, व्यंग्यात्मक कहानी है। ये भी पूछा जा सकता है ऑप्शन में कई, क्योंकि आजकल सीधे कोई प्रश्न नहीं बन रहे हैं, आजकल कथन वाले प्रश्न बन रहे हैं और कई ऑप्शंस होते हैं उनमें नेग्लेक्ट करने वाले प्रश्न होते हैं। तो यही पूछा जा सकता है कि ये क्या यह व्यंग्यात्मक कहानी है, क्या यह अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन उसकी व्यवस्था पर व्यंग्यात्मक कहानी है, या शिव शंभू के चिट्ठे का प्रभाव इस पर है। ये सभी प्रश्न बनते हैं, उसमें से नेग्लेक्ट करना होता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें तत्कालीन समय की सामाजिक राजनैतिक कोई शब्द नहीं होता है, ध्यान रखें, राजनीतिक शब्द होता है। राजनीतिक शब्द, ये अगर सुधार में शब्द आता है तो ये राजनैतिक शब्द नहीं होता, ध्यान रखें आप, राजनीतिक शब्द होता है। जो मूल शब्द होता है सही जो है वो राजनीतिक शब्द है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया गया, ये भी ध्यान रखें आप। इसके अलावा बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुकी थी। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुकी थी और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ था। इसमें जो 1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसकी नीति के आसपास भी इसका कुछ विचार, इसमें तथ्य दिए गए हैं, उस पर भी व्यंग्य है। बंग महिला ने बांग्ला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया जो कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है। ध्यान रखें, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी के तत्सम शब्द की क्या है, तत्सम शब्द मतलब संस्कृत वाले शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में लिए गए हैं उनकी बहुलता है। इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा, देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र किया गया है। इसके साथ ही 1911 में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। ये भी ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1911 में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम, किसकी पुस्तक, राजेंद्र बाला घोष की पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ध्यान रखें आप इसको। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती है, ठीक है, संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से क्या करती है, बातें करती है। इसके पात्र जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें पात्र दो हैं, एक चंद्रदेव है और स्वयं क्या है, लेखिका मतलब बंग महिला। अब हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर बिल्कुल सुने। और इस क्योंकि अमूमन क्या होता है, कहानी से या जो लेखिका होते हैं, लेखक है या लेखिका है, उनकी जो कहानी की भूमिकाएं हैं वहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और कहानी के बीच से प्रश्न बनते हैं। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुने और इसको जो महत्वपूर्ण हो आप छोटे छोटे बिंदुओं कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, उसे नोट भी करते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा,
कहती हूँ, सुनो, मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस दृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। तो यहाँ व्यंग्य कर रही हैं चंद्रदेव से बंग महिला कि अगर आप हिंदुस्तान में या हमारे यहाँ पर अगर आप किसी डिपार्टमेंट में होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो चुकी होती। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर आशा काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरिनाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई, भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? देवता भी अपने जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखिए यहाँ पर पक्षपात, देवता जैसे जो लॉर्ड कर्जन या जो भी वायसराय आते हैं, जब इंडिया पर इन्होंने शासन किया ब्रिटिश ने, तो ब्रिटिश क्या होते थे, वहाँ बड़े बड़े जो पोस्टें होती थी, बड़े बड़े महकमे जो होती थी, सरकारी जो नीतियाँ होती, उन पर क्या करते थे, वो गोरे लोगों को ही उन पोस्ट पर बिठाते थे। ठीक सॉरी तो ये क्या है, यहाँ पक्षपात के ऊपर कटाक्ष किया है बंग महिला जी ने। पक्षपाती, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि आदर पूर्वक आपको अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग मतलब सावले तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। गौरांग मतलब गोरे लोग, ब्रिटिश। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। समझ रहे हैं ना यहाँ पर कि उनको कमीशन और मिशन, लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हैं, प्रिय हैं। देखिए यहाँ पर व्यंग्य क्या है इन्होंने, यहाँ पर कमीशन और मिशन। ठीक है, आगे देखें। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी है। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। भूत और वर्तमान में आकाल पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत का संतान लड़कपन में ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपकी हॉलिडे अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे,
जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। राजधानी कलकत्ता मतलब कि 1911-12 से पहले की, क्योंकि 1911-12 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई है, तो 1911-12 पहले की। कलकत्ता ही एक उस समय भारतवर्ष में संपूर्ण भारतवर्ष में क्या था, कलकत्ता ही था वहाँ पर जो थोड़ी सी तरक्की कर रहा था, क्योंकि वो समुद्र के आसपास का एरिया, जहाज़ों का आना जाना, लोगों विदेशियों का आना जाना, सब आक्रमणकारी मतलब सारे सब कुछ जो था समुद्र के आसपास, जो व्यापार वगैरह सब कुछ सामानों का लेना देना उधर समुद्र के आसपास था, इसलिए कलकत्ता वहाँ क्या थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहा था। वो भी प्रोग्रेस का जो बड़े बड़े महकमे थे, बड़े बड़े पदाधिकारी थे और बिल्डिंग्स थी, लाइट वगैरह जो रोशनी वगैरह सब कलकत्ता से ही प्रारंभ होकर, ठीक है, प्रारंभ हुआ। और वहाँ क्योंकि उस टाइम राजधानी कलकत्ता बनी थी तो थोड़ा सा उससे प्रोग्रेस कर रहे थे, ये दिखा रही हैं कि वहाँ क्या क्या था, कैसे था। केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों, देखिए वहाँ पर वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी मतलब बिजली, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ रात्रि भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने भी देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज। तो यहाँ देखिए आप क्या यहाँ पर व्यंग कर रही हैं कि रात में उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। कलकत्ता में इतनी रोशनी होती है कि रात और दिन बराबर हो रहे हैं। रात में भी ऐसा लगता है कि जैसे बिजली के कारण क्या हो, दिन हो। किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लाभ पटका, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा व्यंग्य किया है। हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक, उस समय की शिक्षा व्यवस्था पर यहाँ इन्होंने व्यंग्य किया कि हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। यहाँ देखिए महिलाओं की जो स्थिति है उस पर व्यंग्य यहाँ पर किया गया है। महिलाओं की स्थिति पर व्यंग्य यहाँ किया गया है। आगे देखें, हरिप्दोदभा त्रिलोक के पावनी सुरसरी गंगा के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उनके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहदाकार खम्भ गाड़ दिया, मतलब बांध बता रहे हैं, जो बांध बनाए गए थे उसको बता रही हैं ये। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहदाकार खम्भ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके
आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। यहाँ ईडन गार्डन, कलकत्ता का ईडन गार्डन जो आज क्रिकेट मैदान के रूप में जाना जाता है, कलकत्ता का ईडन गार्डन जो आज क्रिकेट मैदान के रूप में जाना जा सकता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कहानी में या कौन सी रचना में ईडन गार्डन, कलकत्ता के ईडन गार्डन का वर्णन है या कलकत्ता का वर्णन मिलता है। तो ये ध्यान रखिए, सभी प्रश्न बनते हैं यहाँ से, सब ध्यान रखें आप। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विधा को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विधा दिग्गजों की विधा चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट मतलब यहाँ टकसाल, वहाँ के मिंट को देखकर सिंधु तनिया, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेप करके कलंकी शशांक, शशधर, शशालांछान आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनिया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। देखो कितना महत्वपूर्ण है कि वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। ठीक है। जादू टोना और झाड़ फूक, ये उस टाइम जो जाते थे ना सब, कि दवाई कोई बीमार हो गया तो ये वो सोचते थे कि इस पर कोई जादू टोना हो गया, ठीक है, उसे पंडित के पास ले जाओ, वहाँ से झड़वाओ, डॉक्टर के पास ना ले जाकर। सभी लोग, ये कुरीतियाँ थी ये सभी, तो उस पर ये व्यंग किया गया है। ध्यान दें आप इसको। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाती है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंक दें। अब भारत में आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना आप भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विधा विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। कह रही अब तक जो भी मैंने आपसे जो बातें मैंने कहीं आप वर्णन किया है स्थूल रूप में, सभी क्या है, ये सभी जो दरिद्रताएं हो गई, ठीक है, ये सब जो परेशानियां हैं, ये क्या है, इन गौरांगों के कारण ही उपस्थित हैं। ठीक है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं। ये देखो कितना बढ़िया व्यंग क्या यहाँ पर,
कि प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है। कि पदवी दान जो ब्रिटिश काल में जो भी जैसे जो उच्च पदों पर थे या जो उनके प्रशंसा उपयोगी थे, जो उनकी ब्रिटिशरों की प्रशंसा करते थे, ठीक है, उनकी चाटुकारिता करते थे, उन पर क्या राजा की पदवी दे दिया करते थे उनको, ठीक है। तो अब क्या है, जो कुछ भी दो चार राजा जो सही रूप में दो चार जो राजा बचे हुए भी हैं, वो भी क्या है कि वो उनकी काठ के पुतलों की भांति उनके इशारों पर काम करते, कि वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते हैं, वो भी उनके इशारों पर ही काठ के पुतलों के भांति कार्य को किया करते हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है और उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना बहुत कुछ सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। कि जब यहाँ के चिकित्सा शास्त्र उन पर प्रयोग ना पा सके तो आपके जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडियन पिनल कोड में बहुत सी धाराएं अलग अलग जोड़ दी गई थी जिनका उचित प्रयोग नहीं हो रहा था। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उनकी बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में ही कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा जरूर, चंद्रदेव यहाँ आइएगा जरूर। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, सरस्वती 1904। ठीक है, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, सरस्वती 1904। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो कहानी है ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है और किस वर्ष प्रकाशित हुई है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पढ़ाई हैं उनको ध्यान रखें आप और अच्छे से समझें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धीरे धीरे से ही एक दिन ज़रूर लक्ष्य तक पहुँचेंगे। बाय बाय, टेक योर सेल्फ।